हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। चलिए आपकी उत्तराखंड जीके को थोड़ा और मजबूत करते हैं। उत्तराखंड जीके के संदर्भ में सबसे पॉपुलर जो सीरीज है उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स है, जिसका आज पार्ट 134 है। इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। देखिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको एक ही टॉपिक के अंतर्गत उत्तराखंड के वरियस जो पार्ट है, जैसे उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड स्टैटिक जीके, सभी जगह के क्वेश्चन मिक्स तरीके से इस सीरीज के अंतर्गत मिलते हैं। इसलिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अपकमिंग यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीसीएस एग्जाम्स के लिए। तो आज भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों का संकलन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप उत्तराखंड जीके या सामान्य हिंदी के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, पूरा कोर्स आपको एक ही जगह चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, सेम नेम से है चैनल के। अगर वहाँ पे नहीं मिल पा रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारी एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप लिंक पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तत्पश्चात स्टोर से उत्तराखंड जीके का कोर्स ले सकते हैं। और वहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको हर कोर्स में 20% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पर ही आप इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धा टेम्पल क्लेमेंट टाउन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, राज्य में रहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्लेस है ये बौद्धा टेम्पल, जो कि अक्टूबर 2002 में स्थापित हुआ था। और ये क्लेमेंट टाउन देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पे है? क्लेमेंट टाउन देहरादून में। अब बात करते हैं इस बुद्धा टेम्पल की, तो इसकी ऊंचाई है 185 फीट, 185 फीट का ये बौद्धा टेम्पल है। और ये 5 मंजिला है। ठीक है, कितने मंजिल है इसमें? 5 मंजिला है। और ये बन के तैयार हुआ था अक्टूबर 2002 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, विजिट करेंगे क्लेमेंट टाउन के आसपास, तो तिब्बत के जो लोग हैं, तिब्बत के बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं, वो आपको दिखेंगे पारंपरिक अपने ट्रेडिशन में या वेशभूषा में। और उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सल्ट क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। उत्तराखंड में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1930 में, तो उस समय गांधी जी ने आह्वान किया था पूरे देशवासियों से कि अपने अपने स्तर से आप कोई ना कोई आंदोलन कीजिए। उत्तराखंड में भी इसको फॉलो किया लोगों ने। कहीं पे नमक आंदोलन चला, कहीं पे हमारा वन आंदोलन चला, कहीं पर झंडा सत्याग्रह चला। ठीक है, कहीं पर शराबबंदी आंदोलन चला, कहीं पर जंगलात के जो कानून थे उनके खिलाफ आंदोलन चला। यानी कि नमक सत्याग्रह के साथ साथ, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड की धरती में बहुत से आंदोलनों का जन्म हुआ था। और अलग अलग क्षेत्रों में जो ये नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया। सल्ट क्षेत्र की हम बात करते हैं अल्मोड़ा में, तो नमक सत्याग्रह लीड करने वाले व्यक्ति थे भगीरथ पांडे। नैनीताल में नमक सत्याग्रह को लीड किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपने याद रखना है अलग अलग जगह पे। अगर हम चले जाते हैं पिथौरागढ़ की तरफ, तो पिथौरागढ़ की धरती में प्रयागदत्त पंत जी वहाँ पे लीड कर रहे थे। तो हर प्लेस पे अलग अलग लोग यहाँ पे लीड कर रहे थे। ठीक है, इन सत्याग्रहों को। तो ये बहुत, अगर वहाँ हम काली कुमाऊँ की तरफ जाते तो चंपावत क्षेत्र में उसमें हर्षदेव ओली कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे। हर्षदेव ओली ने वहाँ पे जंगलात आंदोलन शुरू कर दिए थे इस टाइम पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था ये उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास का। अगला क्वेश्चन है, देखिए गढ़वाल क्षेत्र में शराबबंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसी टाइम पे नमक सत्याग्रह जो हुआ था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गढ़वाल क्षेत्र में शराबबंदी आंदोलन भी एक मुख्य मुद्दा बन गया था। तो इसलिए शराबबंदी आंदोलन करा वहाँ की, मतलब शराब जो बिकती थी वो एक मुख्य वहाँ पे मुद्दा बन गया था। इसलिए लोगों ने वहाँ पे एकजुट होकर शराबबंदी आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व प्रताप सिंह नेगी ने किया था। ठीक है, प्रताप सिंह नेगी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरखा शासन में कठुआ कहा जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, तो गोरखा शासन काल में जो ब्राह्मण दास होते थे ना, ब्राह्मण वर्ग के, इन दासों को कठुआ कहा जाता था। ठीक है, देखिए गोरखा शासन जाना जाता है उत्तराखंड में गोरखियाली के नाम से। गोरखाओं ने देखिए ब्राह्मणों को उचित स्थान भी नहीं दिया। ब्राह्मणों पर उन्होंने तरह तरह के टैक्स लगाए, जिसमें कुसही नामक टैक्स प्रमुख था। इसके साथ साथ देखिए उन्होंने ब्राह्मणों से बेगार भी ली। और केवल 2 ब्राह्मणों को उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था, जिनका नाम था पांडे और उपाध्याय। ठीक है, पांडे और उपाध्याय 2 ऐसे ब्राह्मण वर्ग थे जिन्हें गोरखाओं का आश्रय प्राप्त था, यानी कि कुल पुरोहित या कुलगुरु मानते थे। बाकी ब्राह्मणों को गोरखा सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, और उन पर उन्होंने टैक्स भी इम्प्लीमेंट किया हुआ था, और कठुआ कहते थे इन ब्राह्मण दासों को।
अगला देखिए, राज्य में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मात्र 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है इन क्षेत्रों में। वृहत हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। देखिए, आपको पता है राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले तराई क्षेत्र में पहुंचता है, फिर हमारे शिवालिक के क्षेत्रों में टकराता है। तो शिवालिक क्षेत्र में या बाह्य हिमालयी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बरसात होती है इसीलिए। ठीक है, इसके बाद ये हवाएं आगे बढ़ती हैं, मध्य हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचती हैं। यहाँ पे भी बरसात होती है, ठीक ठाक बारिश होती है एवरेज। लेकिन ऊपर जाने तक, मतलब जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है या वृहत हिमालय है हमारा, उसका ऊपरी क्षेत्र है, वहाँ तक मानसून पूर्णतया नहीं पहुँच पाता और बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, इसीलिए सबसे कम वर्षा वाला स्थान इसी को माना जाता है, वृहत हिमालय को। इसके बाद ट्रांस हिमालय जाते हैं तो ट्रांस हिमालय में वृष्टि छाया प्रदेश देखने को मिलते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश भी वो प्रदेश होता है जहाँ पर बादल तो बनते हैं लेकिन वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है उत्तराखंड के प्रीवियस किसी एग्जाम में। वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये ट्रांस हिमालय यानी कि टिबियान क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो बाह्य हिमालयी क्षेत्र में होती है और सबसे कम वर्षा वृहत हिमालय के ऊपरी या उच्च क्षेत्रों में होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद राज्य को स्पर्श करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, हिमाचल के 3 जनपद राज्य को स्पर्श करते हैं, शिमला, सिरमौर। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में सिरमौर का बहुत बार नाम आता है। और इसके बाद देखिए किन्नूर या किन्नौर। ठीक है, किन्नूर या किन्नौर। किन्नौर देश की यात्रा एक बहुत चर्चित पुस्तक भी है। ठीक है, तो शिमला, सिरमौर और किन्नौर 3 ऐसे जनपद हैं हिमाचल के जो उत्तराखंड को टच करते हैं। और उत्तराखंड राज्य के केवल 2 जनपद हिमाचल की सीमा छूते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जारी कब किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है भी। तो पंडित नैन सिंह रावत जी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं। इन पे एक डॉक्यूमेंट्री या मेन लीडिंग मूवी भी बनने की बात आ रही थी हाल में ही। अब देखिए वो कब तक बनती है। साथ ही हम देख सकते हैं इन पे गूगल ने डूडल भी जारी किया था बहुत पहले। तो नैन सिंह रावत जी की बात करते तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1830 के आसपास। पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में एक गांव है मिलम गांव। मिलम ग्लेशियर आपने सुना होगा। मिलम ग्लेशियर वाली जो रेंज है उसी की घाटी में एक गांव बसा हुआ है मिलम गांव। तो यहाँ पे जन्म होता है इनका। प्रारंभिक शिक्षा यहीं से होती है। फिर हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इनको, जो हमारा तिब्बत लहासा मार्ग था या ब्रह्मपुत्र वाला जो भी भूभाग था, इन सभी जगहों की रेकी करने के लिए भेजते हैं। यानी कि रेकी मतलब सर्वेक्षण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन लीगल तरीके से नहीं भेजते उस समय, क्योंकि ये भेज बदल के जाते हैं वहाँ पे और गुप्त तरीके से घूमते 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 पूरा ही यहाँ पे मैप रीडिंग कर लेते हैं इस क्षेत्र की। ठीक है, तो इसके बाद इनको बहुत से अवार्ड भी मिलते हैं और इनको ज़मीन वगैरह भी दी जाती है मुरादाबाद वगैरह में। ठीक है, उस समय जागीर प्रदान की जाती थी ना उच्च कार्य करने के लिए, तो इसलिए महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं। और पंडित, मौलिक पंडित कहा जाता है इन्हें। वैसे तो देखा जाए एज अ कास्ट हम इनको देखते हैं तो ये क्षत्रिय वर्ग से थे, लेकिन इनको पंडित की उपाधि दी गई, मौलिक पंडित कहा जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्वान थे और उस समय देखिए सीमित, बोल सकते हैं सीमित यंत्र वगैरह होते थे, जितने भी हमारे दिशा ज्ञान का हो या मौसम संबंधी, उन यंत्रों के द्वारा भी इन्होंने क्या करा, एक बहुत अच्छा नक्शा तैयार किया था। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए लोक गायक है झुसिया दमाई, तो इस पर शोध किया था हमारे जन कवि गिरीश तिवारी गिरडा ने। गिरीश तिवारी गिरडा को जन कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इनके जितने भी गीत होते हैं ना वो हमारे लोकल मुद्दों पर आधारित होते हैं, स्थानीय मुद्दे जो होते हैं या जो भी हमारी जनता के मुद्दे होते हैं, तो इन मुद्दों पर आधारित इन्होंने रचनाएं की, कविताएं लिखी, इसलिए इनको जन कवि कहा जाता है। आप देखिए झुसिया दमाई पर, जो हमारे झुसिया दमाई है लोक गायक हैं। जैसे आपने लोक गायक में देखा होगा उत्तराखंड के बहुत से लोक गायक पॉपुलर हैं, जैसे झुसिया दमाई हो गए और कुछ साल पहले निधन हुआ हमारी कबूतरी देवी तीजन बाई जिनको कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देख सकते हैं गढ़वाली में, अगर गढ़वाली की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर सबसे मशहूर जो लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी। यानी कि अपने लोकल स्तर पे या अपनी लोक भाषा में जो गीत गाए जाते हैं पारंपरिक, ठीक है, न्योली गीत होते हैं, बहुत से ऐसे गीत होते हैं, तो इसी प्रकार से गीत गाया जाता था झुसिया दमाई के द्वारा। तो इनके गीतों पर शोध किया था हमारे गिरदा जी ने। ठीक है, गिरीश तिवारी। अब गिरीश तिवारी जी की भी थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर इनका नाम आएगा। इनका जन्म हुआ था 1945 में, 1945 में। जन्म स्थान है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जनपद में जन्म हुआ। और कुछ रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण, उनको याद रखना है आपने। इनकी एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसका नाम है शिखरों के स्वर। ठीक है, इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है शिखरों का स्वर। ठीक है, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है।
इसके बाद बात करते हैं इनके कुछ हमारे नाटक भी हैं जिनमें हमारा नगाड़े खामोश हैं, जो कि यूके ट्रिपल एस ने पूछा है बहुत पहले किसी एग्जाम में, और साथ ही धनुष यज्ञ इनके महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, शिखरों के स्वर जो है इनका कुमाऊनी काव्य है ये, और 1968 में पब्लिश हुआ था, 1968 में। और जैसा कि बता चुका हूँ इनका उपनाम जो है वो क्या है, गिरदा तो है ही, साथ ही जनकवि भी इनको कहा जाता है, जनकवि यानी कि लोगों का कवि। लोगों की जितनी पीड़ाएं हैं उनको कविता के माध्यम से उकेरने वाले व्यक्ति थे, ये आवाज़ उठाने वाले। कवि गुमानी पंत का पारिवारिक पेशा क्या था? तो देखिए हमारा मोलाराम का पूछा जा चुका है, सुनार का था। ऐसे गुमानी पंत जी का पारिवारिक पेशा, गुमानी पंत जो है ये कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं। इनके जो पिताजी थे वो हमारे नेपाल नरेश के दरबार में राजवैद्य थे, और इनके जो दादाजी थे, गुमानी पंत के पिता का नाम था देवनिधि पंत, और गुमानी पंत जी के दादाजी का नाम था पुरुषोत्तम पंत। तो पुरुषोत्तम पंत चंद राजाओं के दरबार में राजवैद्य थे, जबकि पिता देवनिधि पंत नेपाल नरेश के दरबार में हमारे राजवैद्य थे। ठीक है, गुमानी पंत जी का भी एक वास्तविक नाम है, गुमानी पंत नाम नहीं है इनका। इनका जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मी नंदन पंत। क्या नाम था? लक्ष्मी नंदन पंत, अच्छे से याद रखिएगा। तो गुमानी जी ने, देखिए यहाँ पे प्राचीन रचनाकार माना जाता है इनको कुमाऊनी भाषा का। ये बोला जाता है कि महाराजा गुमान सिंह के दरबार में थे, लेकिन अतिशयोक्ति है ये बात बोलना, क्योंकि बहुत सी जगह पे ये साक्ष्य मिलते कि इनका खुद का रखा हुआ नाम था ये। ठीक है, जो हमारा गुमानी पंत है, तो ये था गुमानी पंत। इनका जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है। तो 1790 में इनका जन्म हुआ था, 1790 में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विषकन्या, कैंजा और 14 फेरे किसकी रचना है? तो विषकन्या, कैंजा, 14 फेरे ये सभी रचनाएं गौरापंत सिवानी जी की। ठीक है, गौरापंत सिवानी जी। जन्म हुआ था 1923, राजकोट गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हालांकि उत्तराखंड मूल की है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? राजकोट गुजरात में। बहुत सी रचनाएं इनकी उत्तराखंड के महान साहित्यकार वाली प्लेलिस्ट में मैंने दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो कैंजा जो है इनका महत्वपूर्ण है यहाँ पे रचना। कैंजा में देखिए कुमाऊनी में कैंजा बोला जाता है मौसी को। ठीक है, मौसी को कैंजा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। किस वर्ष मूलक्राफ्ट टिहरी रियासत पहुंचा था? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो देखिए मूलक्राफ्ट जो था वो तिब्बत यात्रा पे निकला था 1812 में, और तिब्बत यात्रा से जब वापस लौट रहा था तो नेपाल के लोगों ने या गोरखा शासकों ने या गोरखा जो उसमें अधिकारी थे ना, उन्होंने मूलक्राफ्ट को बंदी बना दिया था, और यहीं से तनावपूर्ण स्थिति थोड़ा शुरू हो जाती है। तिब्बत व्यापार चाहत होती है अंग्रेज़ों की उस समय, और अंग्रेज़ों का कुछ एरिया यहाँ पे गोरखाओं के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, गोरखपुर के आसपास बुटवल प्रांत वगैरह। इसलिए ब्रिटिशर्स ताक में होते हैं कब हम हमला करें गोरखाओं पे, और एक रीज़न ये भी मिल जाता है। तो यहाँ पे तो छोड़ देते हैं, फिर बाद में वो थोड़ा यहाँ पे सुलह वगैरह हो जाती है, तो मूलक्राफ्ट को छोड़ा जाता है, और मूलक्राफ्ट फिर वापस आता है, टिहरी रियासत पहुँचता है वो 1820 में। 1820 में जैसे वो टिहरी रियासत में पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सुदर्शन शाह बिल्कुल, क्योंकि टिहरी रियासत स्थापित हुई थी 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, आधा गढ़वाल जो है अंग्रेज़ों ने अपने हिस्से में ले लिया था, तो टिहरी बहुत कम विकसित था उसमें। जो छोटा सा वहाँ पे एक महल वगैरह था राजा का, पुराना दरबार जिसको बाद में नाम दिया गया। मतलब मूलक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है जो टिहरी रियासत का राजा है वो बहुत ही फटे हाल है, मतलब राजा की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, ऐसा बताया गया है उसके द्वारा पुस्तक में। ठीक है, तो 1820 में ये पहुंचा था। इसके बाद देखिए टिहरी रियासत के जो राजा थे सुदर्शन शाह, उन्होंने कुछ टैक्सेस का इम्प्लीमेंट किया, जैसे तुली पाथा कर था, और इसके साथ साथ बड़ा बेगार कर था। तो इन टैक्सेस के बाद राजकोष भरा उन्होंने, और धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट की थी फिर। ठीक है, और जैसे टिहरी के जो वन थे उनको लीज पे दिया, क्योंकि उसी समय हमारा एक अंग्रेज़ आ जाता है ना वहाँ पे, जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक विल्सन, पहाड़ी विल्सन को जिसके नाम से हम जानते हैं। तो फ्रेडरिक विल्सन को लीज पे दे देता है उत्तरकाशी का एरिया सुदर्शन शाह, ताकि थोड़ा राजकोष में पैसा आ सके। मतलब बिल्कुल फटे हाल था उस समय, वो झोपड़ियाँ वगैरह थी उसमें अगल बगल जितना भी है, एक राजाओं वाली स्थिति नहीं थी। ये मूलक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम उत्तराखंड हिस्ट्री में पढ़ते हैं डेप्थ में जब हम टिहरी रियासत का अध्ययन करते हैं। जौधार व चतुरंगी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो जौधार और चतुरंगी ग्लेशियर ये उत्तरकाशी में है। इसके साथ साथ उत्तरकाशी में कीर्ति ग्लेशियर महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बंदर पूंछ वगैरह ये भी सभी उत्तरकाशी में है। उप एल्पाइन वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो उप अल्पाइन वन जो होते हैं यहाँ पर हमको प्रमुख वृक्ष देखने को मिलता है देवदार का। देवदार जो है वो उप एल्पाइन वन या एल्पाइन वनों का प्रमुख वृक्ष है। और वहीं पे चीड़ से क्वेश्चन आता है, अगर चीड़, तो चीड़ जो है हमारा पाइन ट्री, ये शीतोष्ण वनों का प्रमुख उदाहरण है। यानी कि शीतोष्ण जो वन होंगे ना, शीत और उष्ण, तो यहाँ पर चीड़ के वन देखने को मिलेंगे। ढाल वाली चित्र में चीड़ होंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे तो बाज,
बांज वगैरह की प्रजाति होगी, यानी कि ओक वाली प्रजातियाँ होंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ड्योली गांव अल्मोड़ा में वृहद शिल्पकार सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए, शिल्पकारों की दशा सुधारने के लिए, उनके अधिकारों के लिए, जन जागरूकता के लिए ड्योली गांव अल्मोड़ा में सन 1925 में एक वृहद शिल्पकार सम्मेलन हुआ था। किनके प्रयासों से? खुशीराम जी, मुंशी हरिप्रसाद टमटा आदि जी के प्रयासों से। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो कुमाऊं में या अल्मोड़ा में वृहद शिल्पकार सम्मेलन कब हुआ? तो 1925 में हुआ था। चंद शासनकाल में प्रधान का सहायक क्या कहलाता था? तो चंद शासनकाल में आपको पता है प्रधान का पद बहुत प्रमुख पद था एक गांव में, और प्रधान का काम होता था टैक्स कलेक्ट करना। और लेकिन प्रधान को भी वहाँ पे एक असिस्टेंट मिला हुआ था जिसको उसमें बोलते थे कोटाल। ठीक है, तो कोटाल असिस्टेंट था प्रधान का। राज्य की कौन सी फिल्म कुली बेगार आधारित फिल्म है? ठीक है, तो देखिए मधुली जो फिल्म है, इस मधुली फिल्म में कुली बेगार प्रथा को दर्शाया गया, यानी कि उत्तराखंड राज्य का 1916 से लेकर 1921 तक का टाइम पीरियड इस मूवी में दर्शाया गया है, मधुली मूवी में। मधुली मूवी रिलीज़ हुई थी 2007 में, और इसमें लीड रोल किया था हिमांशु पाठक ने। ठीक है, हिमांशु पाठक, इनको हम बॉलीवुड में भी देखते हैं और बहुत से टेलीविज़न जो हमारे सीरियल आते हैं वहाँ पे भी देखते हैं हम हिमांशु पाठक को। पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च का संक्षिप्त रूप क्या है? तो देखिए, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, ये पहाड़ हमारी एनजीओ है, इसका पूर्ण रूप है। पहाड़ एनजीओ की स्थापना हुई थी 1983 में ऑफिशियली तौर पे। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से 1983 में ये स्थापित हुई। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर शेखर पाठक, और डॉक्टर शेखर पाठक को हम जानते हैं 1974 में इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक यात्रा शुरू की गई थी, जिसको अस्कोट आराकोट यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अस्कोट आराकोट यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। 1974, 1984, 10-10 साल के अंतराल में ये यात्रा आयोजित करवाई जाती है। तो हिमालय के जो दुर्गम गांव हैं, हिमालय के जो दुर्गम पड़ाव हैं, इन क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान के लिए, उनको वहाँ के पर्यावरण महत्व को समझाने के लिए, पहाड़ में जितने भी उनको बोल सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं उनकी महत्वता समझाने के लिए ये अस्कोट आराकोट, और साथ ही आपस में बांधने के लिए भी लोगों को। तो अस्कोट आराकोट 10 साल में ये आयोजित होती है। तो लास्ट अस्कोट आराकोट यात्रा 2014 में हुई थी, अब फाइनली ये होगी 10 साल बाद, यानी कि 2024 में। ठीक है, 2024 में होगी। तो आपको याद रखना है, पहाड़ एनजीओ की स्थापना हुई थी 1983 में। अस्कोट आराकोट यात्रा शुरू हुई थी सबसे पहले 1974 में। पहाड़ एनजीओ के फाउंडर कौन है? शेखर पाठक हैं। शेखर पाठक जी की एक प्रमुख किताब भी है जिसका नाम है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे शेखर पाठक जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए जौनसार बाबर दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जौनसार बाबर दर्शन पुस्तक लिखी है जयपाल सिंह राणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिल्ली के इतिहासकारों ने किस पंवार शासक को अक्खड़ राजा कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो अक्खड़ राजा के नाम से संबोधित किया गया है महपति शाह को। 1631 से 1634 तक मात्र अल्पकाल का इसका शासन रहा। सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला पंवार शासक था ये श्याम शाह का चाचा था, और सबसे ज़्यादा उम्र में राजा बना था। अब जैसे जब राजा बनता है इस टाइम पीरियड पे दिल्ली में शाहजहाँ का राज्याभिषेक हो रहा होता है, तो वहाँ से इनविटेशन आता है इसको। इनविटेशन के अब जाना तो है राजाओं ने, कुमाऊँ के राजा तो चले गए भैया, लेकिन गढ़वाल का राजा बोल देता है कि मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल डिनाई कर देता है वो और जाता ही नहीं है वहाँ पे दिल्ली के दरबार में। तो इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने, दिल्ली वालों ने इसको बताया कि ये बहुत ही अक्खड़ राजा था, यानी कि बहुत ही बोलते हैं ना सख्त लौंडा बोलते हैं जैसे, तो उसी लैंग्वेज को यूज करना चाहूँगा यहाँ पे। बहुत ही सख्त किस्म का राजा, मतलब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, नहीं पिघलूंगा, तुम कुछ भी कर लो, तो इसीलिए अक्खड़ राजा कहा जाता है। इसके साथ साथ महपति शाह को हम जानते हैं एक महान प्रतापी राजा के रूप में, क्योंकि महपति शाह के टाइम पर ही दो महान वीर भी जन्मे, लोधी रिखोला और हमारा माधो सिंह भंडारी। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड पे थे वो। और दूसरी बात देखिए, महपति शाह ने रोटी सूची प्रथा भी शुरू की थी। जब तिब्बत अभियान चल रहा था ना, तो उस टाइम पे इसने रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। क्या थी ये रोटी सूची प्रथा? देखिए, पहले जो रोटी बनाने का हक था केवल रसोइयों को होता था, ब्राह्मण को, केवल ब्राह्मण को होता था ना वो हक, ब्राह्मण ही खाना बना सकता है। लेकिन वहाँ पे बहुत ठंड वगैरह थी। अब पंडित वगैरह जो थे वहाँ पे केवल एक जनेऊ में एक धोती में कैसे पकाते, तिब्बत बॉर्डर पे, वहाँ तो बहुत ठंडी थी। कई पंडितों का निधन हो गया वहाँ पे। तो महपति शाह को गुस्सा आ गया, उसने बोला यार पंडित जो हमारे मर रहे हैं, खाली हमारा भी धर्म भ्रष्ट हो रहा है,
इससे अच्छा एक काम करते हैं, पंडित केवल आप चावल बनाएगा रसोई में, बाकी रोटी वगैरह कोई भी बना सकता है, कोई भी जाति का लोग बना सकते हैं। और इसी प्रथा को रोटी सूची प्रथा कहा गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रथा थी देखा जाए तो। देखिए महपति शाह ने एक अच्छी प्रथा शुरू की। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल में सत्याग्रह समिति 1930 में बनती है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1930 का दौर मैं आपको बता चुका हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत रफ्तार में था, तो इसी दरमियान हमारा गढ़वाल में भी सत्याग्रह समिति बनाई जाती है 1930 में, और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स पार्ट 134। आशा करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ऐसे ही ये सफ़र जारी रहेगा दोस्तों। बाकी जितनी भी हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज चल रही है या जो भी अन्य महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक आते हैं उनको फॉलो कीजिए आप। ठीक है, मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।